अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ पहले 10 क्वेश्चंस को शेयर करने लगा हूँ। ये नए पेपर की नई सीरीज़ की पहली वीडियो है। इसमें मैं आपके साथ 10 क्वेश्चंस ऑफ पीएमएस मिनिस्ट्रियल कोटा जीके पेपर 2025 में जो हुआ है 13 अप्रैल 2025 को, वो शेयर करने जा रहा हूँ। सो द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो इज़ द पॉलिटिकल मिलिट्री अलायंस इन द मिडिल ईस्ट अगेंस्ट इसराइली एग्रेशन वॉज। तो इसको एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस कहते हैं। ये एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस जो है ना, ये एक इनफॉर्मल कोएलिशन है, यानी एक ग्रुप है ईरानियन सपोर्टेड मिलिटेंट एंड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस का। यानी वो ऑर्गेनाइजेशंस जो पॉलिटिकल और मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस हैं मिडिल ईस्ट में, जिनको ईरान सपोर्ट करता है, और ये उनका एक ग्रुप है जिसको हम दी एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस कहते हैं। ये इसराइली एग्रेशन को रोकने के लिए है, और जो यूनाइटेड स्टेट्स का इन्फ्लुएंस है या जो सपोर्ट है इसराइल को, उसके ख़िलाफ़ ये एक ग्रुप है जो काम करता है। तो इसका करेक्ट आंसर है एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस। अब ये एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस में कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस इंक्लूडेड है, मैंने बताया ना कि ये एक ग्रुप है ऑर्गेनाइजेशंस का। तो इसमें आप निचले पॉइंट में देखिए, इट इंक्लूड्स लेबनीज़ हज़बुल्ला। अब हज़बुल्ला के बारे में ये भी सवाल आ सकता है कि ये कौन से मुल्क की एक आप कह लें कि ऑर्गेनाइजेशन है या एक ग्रुप है। तो हज़बुल्ला लेबनीज़ शिया इस्लामिस्ट पॉलिटिकल पार्टी है एंड पैरामिलिट्री ग्रुप है, यानी ये लबनान से बिलोंग करता है, शिया इस्लामिस्ट पॉलिटिकल पार्टी है। ये क्या करते हैं, हज़बुल्लाज़ paramilitary wing is the Jihad Council and its political wing is the Loyalty to the Resistance Bloc Party in the Lebanese Parliament। अब हज़बुल्ला के बारे में ये याद रखें कि ये शिया इस्लामिस्ट पॉलिटिकल पार्टी है, लबनान से बिलोंग करती है। नेक्स्ट हमारे पास है जी इस्लामिक रेजिस्टेंस इन इराक। इस्लामिक रेजिस्टेंस इन इराक refers to an informal network of Iranian backed शिया इस्लामिस्ट आर्म्ड ग्रुप्स इन इराक। अब ये इराक की पार्टी है, इस्लामिक रेजिस्टेंस इन इराक, ठीक है, लेकिन ये नेटवर्क किसका है, ईरानियन बैक्ड शिया इस्लामिस्ट ग्रुप्स का, यानी ईरान इनको भी सपोर्ट करता है। नेक्स्ट देखिए, द पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस। द पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस आल्सो नोन एज द पॉपुलर मोबिलाइजेशन यूनिट्स PMU, ये भी ईरानियन बैक्ड पैरामिलिट्री अम्ब्रेला ग्रुप है जो कि इराक के अंदर काम करता है। ये भी ईरान की सपोर्ट से इराक में काम करता है। ये भी एक मिलिट्री ग्रुप है और इसको PMU से भी जाना जाता है। इसके बाद हमारे पास है जी यमनी हूती मूवमेंट। हूतीज़ भी इनको कहते हैं, या हुसी हो सकता है मैं इसको गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ, अरबिक में या उनकी अपनी लैंग्वेज में ऑब्वियसली इसको डिफरेंटली प्रोनाउंस करते होंगे। द हुसीज़ आल्सो नोन एज द हुसी मूवमेंट एंड ऑफिशियली द अंसार अल्लाह। अब ये भी याद रखिएगा कि हुसीज़ को या हुसी मूवमेंट को ऑफिशियली क्या कहते हैं, तो उनको अंसार अल्लाह कहते हैं। ये एक ज़ैदी शिया इस्लामिस्ट पॉलिटिकल एंड मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है that was emerged from Yemen in 1990s। हुसी मूवमेंट बिलोंग्स टू विच कंट्री, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। यमन से बिलोंग करता है। इसको कहते क्या हैं, अंसार अल्लाह कहते हैं। ये भी एक इस्लामिस्ट ज़ैदी शिया इस्लामिस्ट पॉलिटिकल एंड मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 1990s में यमन में वजूद में आती है। इसके अलावा समटाइम्स हमास भी एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का जो है वो पार्ट है, ये भी याद रखने वाली बात है। इट समटाइम्स इंक्लूड्स हमास। हमास हमें पता है कि पैलेस्टीनियन एक नेशनलिस्ट सुन्नी इस्लामिस्ट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। ये हमास सुन्नी मुस्लिम्स की ऑर्गेनाइजेशन है, और ऊपर जो हमने डिस्कस की हैं वो शिया मुस्लिम्स की ऑर्गेनाइजेशन है। बहरहाल ये सारी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस हैं, और ये किस लिए बनाई गई हैं, सारी बनाई गई हैं सारी आपस में एक यानी एक कोएलिशन बनाती हैं, एक ग्रुप बनाती हैं जिसको हम एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस कहते हैं। अच्छा, इनके बारे में एक इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि यूनाइटेड स्टेट्स इनको क्या कहता है, इनमें से मेजॉरिटी ऑफ द ग्रुप्स को वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस कहता है। जाहिर है ये उनके जो इसराइल को सपोर्ट है उसके ख़िलाफ़ बात करते हैं, उसके ख़िलाफ़ ये एक्शन लेते हैं, इसलिए वो इनमें से बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस को
टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस कहता है यूनाइटेड स्टेट्स। इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल बात हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाने से पहले एक और इम्पॉर्टेंट बात भी मैं आपको बता दूं कि द बगदाद पैक्ट ऑफ 1955 ये भी एक डिफेंसिव ऑर्गेनाइजेशन थी, प्रमोट करने के लिए शेयर्ड पॉलिटिकल, मिलिट्री एंड इकोनॉमिक गोल्स। इसको बनाया गया था 1955 में। किस किस मुल्क ने बनाया था इसको? टर्की, इराक, ग्रेट ब्रिटेन, पाकिस्तान एंड ईरान। ठीक है, लेकिन ये उसके इसराइल के ख़िलाफ़ नहीं थी, इसराइली एग्रेशन के ख़िलाफ़ ये नहीं थी मिडल ईस्ट की ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसको बाद में सेंटो का नाम दिया गया था, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का। कब? 1959 में। क्यों दिया गया? क्योंकि इसको जो इराक था उसने इससे अलहदगी इख्तियार कर ली थी, इसलिए इसको बाद में द बगदाद पैक्ट से सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम सेंटो भी कहते हैं, ये 1955 में बना था और इसको सेंटो नाम दिया गया था 1959 में। इससे पहले इसका नाम द बगदाद पैक्ट था। ये इसराइल के ख़िलाफ़ नहीं थी, भले ये एक डिफेंसिव, मिलिट्री, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक प्रमोशन के लिए एक ग्रुप था या अलायंस बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच गुड्स डज पाकिस्तान एक्सपोर्ट टू यूरोपियन कंट्रीज़? तो सबसे पहले ये देखें कि गुड्स क्या है। ये अक्सर ग्रामर में कन्फ्यूजन होती है हमें। गुड्स नाउन है, चीज़ें, अशिया। ठीक है, और जो गुड है, GOOD, गुड, उसका मतलब होता है अच्छा, और वो एडजेक्टिव है। गुड एडजेक्टिव है, जब भी ये मॉडिफाई करेगा तो किसी नाउन को करेगा, और जब भी किसी वर्ब को मॉडिफाई करना हो ना, फॉर एग्जांपल अगर कोई कहे ही प्लेज डैश, तो आप प्लेज के साथ गुड नहीं लगा सकते। खेलना चूँकि वर्ब है और गुड एडजेक्टिव है, तो वर्ब के साथ गुड नहीं आ सकता मॉडिफायर, वहाँ पर वेल आएगा। ही प्लेज वेल, वो अच्छा खेलता है। अगर आए कि ही इज़ वेल, वो ठीक है, वो अच्छा है, तब आ सकता है। उसकी यहाँ पर भी वो एडवर्ब का काम कर रहा है ना, कि ही इज़, वो है कैसा है, वो अच्छा है। लेकिन ही इज़ गुड, तो वो एडजेक्टिव के लिए आएगा, यानी कि अब अच्छा कौन है? वो अच्छा है। ही प्लेज, वो खेल रहा है, खेलना चूँकि अच्छा कहना है तो फिर वहाँ पर गुड नहीं आ सकता। खेलना वर्ब है तो वहाँ पर एडवर्ब आएगा जो कि वेल है। इसकी बात हो गई। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसका आंसर है जी टेक्सटाइल। टेक्सटाइल एंड क्लॉथिंग पाकिस्तान की जो है ना एक्सपोर्ट है यूरोपियन कंट्रीज़ को, और ये टोटल जो एक्सपोर्ट्स है ना यूरोपियन यूनियन को 2023 में, उसका टेक्सटाइल और क्लॉथिंग 73.2% था। अदर्स जो एक्सपोर्ट्स हैं यूरोपियन कंट्रीज़ को पाकिस्तान की, उनमें राइस, लेदर गुड्स एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज्ड टू मेजर अर्थक्वेक्स? अर्थक्वेक्स को मेजर करने के लिए दो इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए जाते हैं। इस पेपर के मुताबिक जो सही जवाब था वो सीज़मोग्राफ था। सीज़मो या सीज़मिक का मतलब ही रिलेटेड टू या रिलेटिंग टू अर्थक्वेक्स और अदर वाइब्रेशंस ऑफ द अर्थ एंड इट्स क्रस्ट होता है, यानी ज़मीन और उसकी जो आउटर मोस्ट लेयर क्रस्ट है, उसकी जो वाइब्रेशंस हैं उसके अंदर, या अर्थक्वेक्स जो आते हैं, उनके रिलेटेड कोई भी जब चीज़ होगी तो उसको हम सीज़मिक कह देंगे। सीज़मिक वाइब्रेशंस का मतलब भी, या सीज़मिक मूवमेंट, या सीज़मोग्राफ, या सीज़मोमीटर, इसको सीज़मोमीटर भी कहते हैं। मीटर मीन मेजरमेंट एंड सीज़मो मीन अर्थक्वेक या वाइब्रेशन ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो अब इनमें डिफरेंस क्या है? सीज़मोग्राफ में और रेक्टर स्केल में बड़ा टेक्निकल डिफरेंस है। सीज़मोग्राफ मेजर्स ग्राउंड वाइब्रेशंस लाइक सीज़मिक वेव्स जनरेटेड बाय अर्थक्वेक्स, यानी जो वेव्स होती हैं उसके अंदर प्रोड्यूस होती हैं ज़मीन के अंदर ज़लज़ले के आने से, अर्थक्वेक के आने से, उनको ये मेजर करता है। ये क्या करता है? इट डिटेक्ट्स एंड रिकॉर्ड्स द मूवमेंट ऑफ द अर्थ सरफेस, प्रोवाइडिंग डाटा ऑन द नेचर एंड इंटेंसिटी ऑफ सीज़मिक एक्टिविटी, कि किस हद तक उसने मूव किया, कितना मूव किया। वाइब्रेशंस का जो आप कहने के टू एंड फ्रू मोशन थी वाइब्रेशन की, या उसका जो क्रस्ट एंड ट्रफ था वाइब्रेशन का, या उसकी इंटेंसिटी कितनी थी। ठीक है, ये उन वेव्स की बुनियाद पे वेव्स को मेजर करता है जो आपका सीज़मोग्राफ है। लेकिन जो आपका रेक्टर स्केल है वो क्या करता है? रेक्टर स्केल इज़ अ स्केल टू रेट द मैग्नीट्यूड ऑफ एन अर्थक्वेक, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द अर्थक्वेक। ठीक है, उसको हम मेजर करते हैं रेक्टर स्केल पर। रेक्टर स्केल उसकी शिद्दत बताता है, ठीक है, कि कितनी एनर्जी रिलीज़ हुई है, वो एक नंबर देता है। दूसरे अल्फाज में अगर मैं आपको बहुत आसान तरीके में बताऊं तो जो आपका रेक्टर स्केल है ना,
वो ऐसा स्केल है कि वो आपके ज़लज़ले को एक नंबर देता है कि वो किस शिद्दत का था। वो 7.5 का था, वो 6.2 शिद्दत का ज़लज़ला था। ये जो नंबर दिया जाता है ना, वो रेक्टर स्केल देता है। सीज़मोग्राफ सिर्फ उन वाइब्रेशंस की, उन वेव्स की एक्टिविटी को मेजर करता है, लेकिन ये दोनों कलेक्टिवली सीज़मिक एक्टिविटी को यानी अर्थक्वेक्स को मेजर करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। आई होप दिस इज़ क्लियर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। द बैटल इन विच हॉली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिमसेल्फ पार्टिसिपेटेड इज़ नोन एज। यहाँ पर हिमसेल्फ का वर्ड एम्फेटिक प्रोनाउन है। एम्फेटिक प्रोनाउन वो वाला प्रोनाउन होता है, ये होते सेल्फ वाले ही हैं, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्व्स, माई सेल्फ, ठीक है, हर सेल्फ। लेकिन जब जहाँ पर ये हिमसेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्व्स में से कोई भी प्रोनाउन आए और उसको हटाने से मीनिंग सेम रहे तो वो एम्फेटिक प्रोनाउन होता है। ये बस एक दूसरे नाउन पर, ये प्रोनाउन पर जोर देने के लिए आता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये हॉली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम के ऊपर स्ट्रेस या उसको एम्फसाइज करने के लिए यूज़ किया गया है, तो ये एम्फेटिक प्रोनाउन है। और जहाँ पर इस तरह का प्रोनाउन निकालने से मीनिंग सेम ना रहे, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ आई हर्ट माई सेल्फ या आई इंजर्ड माई सेल्फ, मैंने खुद को ज़ख्मी कर लिया। अब यहाँ पर अगर हिमसेल्फ को हम निकालते हैं ना, क्योंकि ये उसका ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, आई इंजर्ड माई सेल्फ को निकालेंगे तो आई इंजर्ड आगे किसको, मीनिंग आपका सही नहीं रहता, तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन उसी सब्जेक्ट को ही रिफ्लेक्ट करता है जिसके बारे में बात हो रही होती है। यानी आई इंजर्ड माई सेल्फ की जब हम बात करते हैं तो मैंने किसको इंजर्ड किया, खुद को ही। तो जो माई सेल्फ है वो प्रोनाउन का काम तो कर रहा है, यानी ऑब्जेक्ट की जगह पर तो आया है, लेकिन वो किसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, सब्जेक्ट को, खुद को ही रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो ये होता है आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और यहाँ पर जो हिमसेल्फ है ये एम्फेटिक प्रोनाउन है, ये सिर्फ एम्फसाइज करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे मैं कहता हूँ आई माई सेल्फ रिकॉर्डेड द लेक्चर, कि मैंने खुद ये लेक्चर रिकॉर्ड किया, तो यहाँ पर ये स्ट्रेस देने के लिए, एम्फसाइज करने के लिए आया है, तो ये एम्फेटिक प्रोनाउन है। और जहाँ पर ये रिफ्लेक्ट कर रहा होता है सब्जेक्ट को खुद, वहाँ पर ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। अब इस क्वेश्चन के आंसर की तरफ चलते हैं। बहुत रिपीटेड और जनरल क्वेश्चन है। ग़ज़वा ऐसी जंग का नाम होता है जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद हिस्सा लिया, और सरिया ऐसी लड़ाई है, ऐसी बैटल है, ऐसी वॉर है इन विच ही हिमसेल्फ डिड नॉट टेक पार्ट, उन्होंने उस पर पार्टिसिपेट नहीं किया। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जिसमें पार्टिसिपेट नहीं किया उसको क्या कहते हैं, उसको सरिया कहते हैं, और जिसमें पार्टिसिपेट किया है उसको क्या कहते हैं, तो उसको ग़ज़वा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसी हदीस जिसके शुरू से लेकर आखिर तक कोई रावी तब्दील ना हो, तो ऐसी हदीस को हदीस मतवातर कहते हैं। हदीस मतवातर का मतलब ये है कि एक ऐसी हदीस जिसको एक ऐसी रावियों की जमात रिवायत कर रही हो जिसका झूठ पर इकट्ठा होना अक़लन और आदतन मुमकिन ना हो, ठीक है। और दूसरी जमात उस पहली जमात से रिवायत करती है, वो भी उसकी तरह की होती है। ये वस्फ़ सनद के आगाज़, वस्त और आखिर तक मौजूद रहता है, यानी शुरू से लेकर आखिर तक वो रावी और रिवायत सेम रहती है, तो ऐसी हदीस को हम हदीस मतवातर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अ वॉच्ड पॉट नेवर डैश, तो इसका करेक्ट आंसर है बॉयल्स। अ वॉच्ड पॉट नेवर बॉयल्स, ये प्रोवर्ब है। इसका मतलब क्या होता है, टाइम सीम्स टू पास मोर स्लोली व्हेन यू आर एंशियसली वेटिंग फॉर समथिंग टू हैपन। जब आप इंतज़ार कर रहे होते हैं तो टाइम आहिस्ता से चलता हुआ, में टाइम तो सेम ही चल रहा होता है, लेकिन हमें यूँ लगता है कि इंतज़ार की घड़ियाँ बहुत लंबी हो जाती हैं। और ये कहानी तो हर एक घर के किचन की है। अ वॉच्ड पॉट नेवर बॉयल्स, आपने अक्सर देखा होगा, एक्सपीरियंस किया होगा, सुना होगा कि दूध जब उबलने के लिए चूल्हे पर चढ़ाया जाता है तो वो तब तक नहीं उबलता जब तक आप उसे देख रहे होते हैं। जो ही आपकी तवज्जो एक मिनट के लिए, लम्हे भर के लिए किसी दूसरी तरफ हुई तो वो उबल के बर्तन से बाहर निकल के सारे चूल्हे को गुसल दे देता है। तो ये बहुत आसान बात है, अ वॉच्ड पॉट नेवर बॉयल्स, कि जब तक आप उसको देख रहे हैं वो नहीं उबलेगा, जो ही आपने इधर उधर नज़र की फ़ौरन उबल जाएगा। तो लेकिन इस प्रोवर्ब का मतलब ये है कि जब हम इंतज़ार कर रहे होते हैं तो इंतज़ार का वक्त ज़्यादा तवील हो जाता है और वो गुज़रता नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच मुस्लिम साइंटिस्ट फर्स्ट डिस्कवर्ड कंटेजियस डिजीज़ एंड ब्लड सर्कुलेशन इन वेन्स, तो इसका करेक्ट आंसर है इब्न नफीस। इब्न नफीस ने 13th सेंचुरी में ये डिस्कवर किया था
और वो अरब फिजिशियन और साइंटिस्ट थे। कॉन्टेजियस डिजीज़ वो वाली बीमारियाँ होती हैं जो पर्सन टू पर्सन यानी स्प्रेड होती हैं, फैलती हैं। कैसे? यानी वो डायरेक्ट टच के ज़रिए से भी, कॉन्टैक्ट के ज़रिए से भी फैलती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक मरीज़ है, पेशेंट है और उसको कोई बीमारी है, उसको हम टच कर रहे हैं तो वो हमारी तरफ ट्रांसफ़र हो रही है, तो इस तरह की बीमारियों को हम कॉन्टेजियस डिजीज़ कहते हैं। वो इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट के ज़रिए से भी हो सकती हैं। लेट्स सपोज कि पेशेंट एक टेबल पर बैठा है, एक बेंच पर बैठा है, एक चेयर पर बैठा है, तो उसके ऊपर बैठने से भी वो स्प्रेड हो सकती हैं, ठीक है। और इसके अलावा ये हमारी ब्रीदिंग के ज़रिए से, ड्रॉपलेट्स के ज़रिए से, या कफ या स्नीज़, छींकें और खांसी वगैरह के ज़रिए से भी स्प्रेड होती हैं। तो इस तरह की बीमारियों को हम कंटेजियस डिजीज़ कहते हैं। यार वैसे मुस्लिम साइंटिस्ट कितने महान थे उस दौर के, पता नहीं आज के मुसलमानों को क्या मुसीबत पड़ गई है। खैर छोड़ें, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ मेंशन्ड इन होली कुरान। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों में से सिर्फ़ एक का नाम कुरान मजीद में मेंशन्ड है और वो हैं हज़रत ज़ैद बिन हारिसा। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी और उनके यानी मुँह बोले कह लें बेटे भी थे। और एक सवाल और बनता है कि उनका नाम किस सूरा में मेंशन है, तो उनका नाम सूरा अल-अहज़ाब में मेंशन किया है अल्लाह पाक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द शेयर ऑफ पाकिस्तान इन कॉटन इंडस्ट्री एट द टाइम ऑफ पार्टीशन। तो इसका करेक्ट आंसर है 16%। इसके अलावा साथ में ये बात भी याद रखने वाली है, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। एट द टाइम ऑफ पार्टीशन इंडिया हैड टोटल 921 फैक्ट्रीज़। इंडिया में तकसीम के वक्त जब पाकिस्तान और इंडिया बने तो 921 फैक्ट्रीज़ थी, जिनमें से पाकिस्तान के हिस्से में कितनी आई थी, और पाकिस्तान के हिस्से में आने वाली फैक्ट्रीज़ थी 34। 921 में से 34 फैक्ट्रियाँ पाकिस्तान के पास आई थी पार्टीशन के टाइम पे। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पॉइंट भी याद रखने वाला है। टोटल भी पूछ सकता है, तो 921 थी और पाकिस्तान के पास कितनी आई थी, तो वो 34 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनाइटेड स्टेट्स प्रेसिडेंट ट्रीटी टू कंट्रोल पैनामा कैनाल ड्यू टू। ये क्वेश्चन ही एम्बिगुअस है, इसकी स्टेटमेंट में थोड़ी गड़बड़ लग रही है, क्योंकि मैंने आपको पहले स्टार्ट में बता दिया था डिस्क्लेमर में कि ये क्वेश्चंस डिफरेंट रिसोर्सेज से इकट्ठे किए गए हैं अनऑफिशियली, तो इनमें प्रॉब्लम हो सकती है। इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट एम्बिगुअस है, लेकिन इसका आंसर मोस्ट पॉसिबल यही है कि ऑयल ऑप्शन, ऑयल के जो मामलात हैं उनकी वजह से वो कंट्रोल करना चाहते हैं ट्रम्प साहब पैनामा कैनाल को। फ्रेंड्स, ये थे 10 क्वेश्चंस इस वीडियो के। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है अगले 10 सवालात के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। कीप स्टडिंग, कीप शाइनिंग। अल्लाह हाफिज़।